जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीसीएस 187 मानव संसाधनों का प्रबंधन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गैस पेपर प्लस जो हमारी क्लास है अगर आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो ये पेपर आपका जो है 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग गैस पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग जो है 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, या फिर सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर क्लिक करके भी आप लोग जो है इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और इस वेबसाइट पे आपको आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के जो है गैस पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और अपना पेपर कोड टाइप करना है बीपीसीएस 187। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है यहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, मानव संसाधन प्रबंधन के स्वरूप यानी उसका आपको नेचर बताना है, विस्तार क्षेत्र उसका स्कोप क्या है और उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। यानी मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, उसका विस्तार क्षेत्र क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तो मानव संसाधन प्रबंधन यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में HRM भी कहते हैं, किसी भी संगठन का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। संगठन में काम करने वाले लोग ही उसके असली संसाधन होते हैं। मशीनें, तकनीक, धन और भवन तभी उपयोगी बनते हैं जब उनको चलाने वाले सक्षम और प्रेरित मानव उपलब्ध हों। यानी मशीनें, तकनीक और धन भवन तभी उपयोगी बन पाएंगे जब उनको चलाने वाले सक्षम हों और प्रेरित मानव उपलब्ध हों। इसलिए मानव संसाधन का प्रबंधन मूल काम यह है कि संगठन के लोगों का सही चुनाव, विकास, उपयोग और संरक्षण किया जाए ताकि संगठन के लक्ष्य पूरे हों और कर्मचारियों का भी विकास हो सके। तो मानव संसाधन प्रबंधन का मूल काम क्या है? संगठन में ऐसे लोगों का चुनाव करना, उनका विकास करना, उनका उपयोग करना और उनका संरक्षण करना ताकि संगठन के जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ क्या है। तो मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ है कि संगठन के लोगों का सही चुनाव करना, उनका विकास करना, उनका सही काम के लिए उपयोग करना और समय पर उनका संरक्षण करना ही, ताकि संगठन के लक्ष्य पूरे हो सके। अब यहाँ पे देखते हैं मानव संसाधन प्रबंधन का स्वरूप यानी उसका नेचर क्या है। तो मानव संसाधन प्रबंधन का स्वरूप बहुआयामी होता है। इसको हम लोग प्रमुख बिंदु से समझ सकते हैं। मानव केंद्रित प्रक्रिया यानी मानव संसाधन जो प्रबंधन है वो मानव केंद्रित प्रक्रिया है। HRM का मुख्य केंद्र मानव है। यह कर्मचारियों की जरूरतों, भावनाओं, क्षमताओं और व्यवहार को समझकर नीतियां बनाता है। इसके बाद है निरंतर प्रक्रिया। यह एक बार होने वाला काम नहीं है। भर्ती से लेकर प्रशिक्षण, मूल्यांकन, वेतन, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति तक हर चरण में जो है HRM लगातार सक्रिय रहता है। इसके बाद तीसरा है आपका सहयोगात्मक कार्य। HRM केवल मानव संसाधन विभाग का कार्य ही नहीं बल्कि हर प्रबंधक और अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने अधीन कर्मचारियों को सही दिशा दे और उनका विकास करे। तो यहां पर देखिए HRM का मतलब ये नहीं कोई व्यक्ति होगा, ये एक प्रक्रिया है। क्या है? ये एक प्रक्रिया है। HRM क्या है? HRM एक प्रक्रिया है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति SDM है तो वो अपने नीचे जितने भी अधिकारी होंगे उनको सलाह देगा कि आपको ऐसे काम करना है। यही प्रक्रिया HRM है। क्या है? यही प्रक्रिया HRM यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन है। विकास उन्मुख स्वरूप। HRM का उद्देश्य कर्मचारियों की क्षमताओं का विकास करना है।
इसके लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, प्रोत्साहन योजनाएं आदि चलाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विज्ञान और कला दोनों का मिश्रण। एचआरएम में वैज्ञानिक तरीकों से जैसे जॉब एनालिसिस, प्रदर्शन मूल्यांकन, सांख्यिकी विश्लेषण आदि का उपयोग होता है। साथ ही मानव व्यवहार को समझना और उनसे अच्छे संबंध बनाना एक कला होती है। लचीला और परिवर्तनशील, बदलते तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक वातावरण के अनुसार एचआरएम नीतियों को भी समय समय पर बदलता रहता है। यानी जो एचआरएम की नीतियां हैं उनको समय समय पर बदलना पड़ता है। अगला है आपका मानव संसाधन प्रबंधन का विस्तार क्षेत्र। एचआरएम का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला है मानव बल योजना। भविष्य में कितने कर्मचारियों की जरूरत होगी, किस प्रकार की योग्यता चाहिए, इसकी योजना बनाना भी एचआरएम का काम होता है। इसके बाद भर्ती और चयन की प्रक्रिया, योग्य उम्मीदवारों को ढूंढना और उनमें से सर्वोत्तम का चयन करना भी एचआरएम का कार्य होता है। इसके बाद प्रशिक्षण और विकास, कर्मचारियों को नए कौशल सिखाना, उन्हें कार्य क्षमता बढ़ाने के अवसर देना भी एचआरएम का काम होता है। इसके बाद वेतन और प्रोत्साहन प्रबंधन, उचित वेतन, बोनस, भत्ते और पुरस्कार योजनाएं तैयार करना भी एचआरएम का कार्य होता है। तो एचआरएम क्या है? एचआरएम एक तरह की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एचआरएम जो है एक तरह का प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है। इसके बाद है प्रदर्शन मूल्यांकन। तो कर्मचारी का कार्य कैसा है, उसकी उत्पादकता कितनी है, इसका आकलन करना भी एचआरएम का कार्य होता है। इसके बाद श्रमिक संबंध, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना और विवादों का समाधान करना भी एचआरएम का काम होता है। इसके बाद स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना, कर्मचारियों की सुरक्षा के इंतजाम, कार्यस्थल को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना, शिकायत का निवारण करना, कानूनी अनुपालन करना यानी श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करना भी एचआरएम का काम होता है। आप देखते हैं मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं। तो एचआरएम के उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य और कर्मचारी संबंधी उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के हैं। पहला है संगठन की उत्पादकता बढ़ाना, सही व्यक्ति को सही काम देकर और उसकी क्षमता बढ़ाकर संगठन के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करना भी एचआरएम का काम होता है। तो एचआरएम एक तरह की कमेटी होती है। क्या होती है? कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कौन व्यक्ति काम करेगा, कौन व्यक्ति बाहर होगा। ठीक है। इसके बाद योग्य कर्मचारियों को आकर्षित और बनाए रखना, संगठन में प्रतिभाशाली लोग आए और लंबे समय तक रहें, इसके लिए अनुकूल कार्य पर्यावरण और वेतन संरचना बनाना। इसके बाद कर्मचारी विकास, प्रशिक्षण, पदोन्नति, कैरियर विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों की क्षमताएं बढ़ाना। इसके बाद संतोष और प्रेरणा बढ़ाना। एचआरएम का उद्देश्य यह भी है कि कर्मचारी अपने काम से संतुष्ट रहे और प्रेरित होकर कार्य करे। इसके बाद है सौहार्दपूर्ण श्रमिक प्रबंधन संबंध, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सहयोग और विश्वास बनाए रखना भी एचआरएम का काम होता है। कानूनी पालन सुनिश्चित करना, श्रम कानूनों का पालन करना ताकि कानूनी विवाद और दंड से बचा जा सके। कार्यस्थल को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना, कर्मचारियों की स्वास्थ्य की रक्षा करना और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना भी एचआरएम का उद्देश्य होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने उद्देश्य भी देख लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो मानव संसाधन प्रबंधन किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी की तरह है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को सही अवसर मिले, उचित सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और विकास मिले। एचआरएम कर्मचारियों को संगठन का महत्वपूर्ण भाग मानकर उनकी क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें संगठनात्मक लक्ष्यों से जोड़ता है। इसलिए हर सफल संस्था का मूल आधार प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम होता है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के अर्थ, प्रासंगिकता और प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी वैश्वीकरण का अर्थ क्या है और उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है और उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का एक दूसरे के साथ जुड़ना
या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर निर्भर होना क्या है? वैश्वीकरण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संपर्क बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के कारण अब दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटनाएं सीधे या परोक्ष रूप से अन्य देशों को प्रभावित करती हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है संपूर्ण विश्व को एक साथ जोड़ना या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर निर्भर होना। क्या है? वैश्वीकरण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संपर्क बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के कारण दुनिया की किसी भी कोने में होने वाली घटनाएं सीधे या परोक्ष रूप से अन्य देशों को प्रभावित करती है। अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के लोग, व्यवसाय, जानकारी, तकनीक और संस्कृतियां आपस में जुड़ती हैं। उदाहरण के लिए भारत में विदेशी कंपनियों के उत्पाद, हॉलीवुड फिल्में और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं वर्तमान में वैश्वीकरण की प्रासंगिकता क्या है। तो वैश्वीकरण आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। इसके कारण दुनिया के देशों के बीच सहयोग बढ़ा है और विकास की गति तेज हुई है। सबसे पहला है इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है? इससे जो है वैश्वीकरण से क्या हुआ है? वैश्वीकरण से आर्थिक विकास हुआ है। वैश्वीकरण से देशों में विदेश निवेश बढ़ता है और व्यापार के अवसर बढ़ते हैं। इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और जीडीपी में वृद्धि होती है। दूसरा है तकनीकी उन्नत। वैश्वीकरण के कारण नई तकनीकें जो है जल्दी से दुनिया के अन्य देशों में पहुंचती हैं। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी तकनीकों पर पूरी दुनिया एक जैसी उपलब्ध है, यानी जो इंटरनेट जैसी तकनीकी हैं पूरी दुनिया में अब उपलब्ध हो चुकी हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण के चलते अलग अलग देशों की संस्कृतियां एक दूसरे से सीखती हैं। भोजन, फैशन, संगीत और फिल्मों में एक साफ प्रभाव दिखाई देता है। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। छात्र अब दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में अध्ययन कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान ज्ञान के वैश्विक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक सहयोग। वैश्वीकरण देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया वैश्वीकरण की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। इससे जो है देशों में आर्थिक विकास होता है, तकनीकी उन्नत होती है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है दो देशों के बीच में, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार होता है और राजनीतिक सहयोग भी मिलता है। आप देखते हैं वैश्वीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रकार है आर्थिक वैश्वीकरण। इसमें देशों के बीच व्यापार, निवेश और पूंजी का आदान प्रदान शामिल है। उदाहरण के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे अमेजन, कोका कोला जो कई देशों में काम करती हैं। इसके बाद सांस्कृतिक वैश्वीकरण। इसमें अलग अलग देशों की संस्कृतियों का प्रभाव और आदान प्रदान शामिल है। उदाहरण के लिए बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में विभिन्न देशों के त्योहार और संगीत हैं। इसके बाद है राजनीतिक वैश्वीकरण। इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति, नीति निर्माण और संगठन शामिल हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय समझौते जो है इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद है तकनीकी वैश्वीकरण। इसमें सूचना और तकनीकों का आदान प्रदान शामिल है। उदाहरण के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और वैश्विक डेटा नेटवर्क। इसके बाद सामाजिक वैश्वीकरण। इसमें लोगों के बीच सामाजिक संपर्क, यात्रा और प्रवास शामिल होता है। उदाहरण के लिए पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय विवाह और वैश्विक खेल प्रतियोगिताएं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो वैश्वीकरण ने दुनिया को छोटा कर दिया है। अब जानकारी, व्यापार, संस्कृति और राजनीति एक दूसरे से अधिक जुड़ी हुई है। यह विकास, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे स्थानीय संस्कृतियों का कमजोर होना और आर्थिक असमानता होना। इसलिए वैश्वीकरण का लाभ उठाते समय संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था वैश्वीकरण के अर्थ, प्रासंगिकता और प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है और वैश्वीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है चयन का अर्थ समझाइए। चयन में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए, यानी सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है, यानी चयन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है और चयन में आने वाली बाधाओं यानी समस्याओं का वर्णन कीजिए।
तो चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था में नौकरी या पद के लिए सबसे योग्य और सक्षम उम्मीदवार को चुना जाता है। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सिलेक्शन। सरल शब्दों में अगर हम लोग कहें तो चयन का मतलब है सही व्यक्ति को सही काम के लिए चुनना। यह प्रक्रिया केवल उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए नहीं होती, बल्कि संगठन की आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार सबसे उपयुक्त व्यक्ति को चुनने के लिए होती है। तो आप साफ याद रखिए कि चयन का मतलब क्या है। चयन का मतलब है सही व्यक्ति को सही काम के लिए चुनना। चयन प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल होते हैं, जैसे आवेदन पत्र की जांच, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षण और अंत में उम्मीदवार का चयन। इसका उद्देश्य केवल योग्य उम्मीदवार को नौकरी देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि संगठन में काम करने वाला व्यक्ति दक्ष हो, प्रेरित हो और जिम्मेदार हो। तो यहाँ पर हमने देख लिया चयन का अर्थ क्या है। चयन का अर्थ है सही व्यक्ति को सही काम के लिए चुनना। अब देखते हैं चयन में आने वाली बाधाएं। तो चयन प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं या समस्याएं सामने आ सकती हैं। ये बाधाएं कभी कभी संगठन और उम्मीदवार दोनों के लिए चुनौतियां पैदा कर देती हैं। तो सबसे पहली है अधूरी जानकारी और गलत सूचना। कई बार उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में गलत जानकारी या अधूरी जानकारी देते हैं, जैसे अनुभव, योग्यता या कौशल के बारे में झूठी जानकारी देना। इससे चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है और सही उम्मीदवार का चयन करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बाधा क्या है? साक्षात्कार में पक्षपात। साक्षात्कार या इंटरव्यू के दौरान चयनकर्ता का पक्षपात होना एक बड़ी बाधा है। कभी कभी चयनकर्ता अपने व्यक्तिगत अनुभव, पसंद नापसंद या किसी पूर्व धारणा के आधार पर उम्मीदवार का मूल्यांकन करते हैं। इससे योग्य उम्मीदवार का चयन प्रभावित होता है। यानी जो इंटरव्यू ले रहा है वो कभी कभी क्या करता है, पक्षपात कर देता है। इससे क्या होता है, इससे जो है योग्य उम्मीदवार का चयन प्रभावित होता है। योग्यता और अनुभव का असंतुलन। कई बार संगठन और उम्मीदवार की अपेक्षाएं मेल नहीं खाती। जैसे संगठन को कुछ विशेष कौशल वाला उम्मीदवार चाहिए, लेकिन उपलब्ध उम्मीदवार उस कौशल में कमजोर हो। इससे सही चयन करना कठिन हो जाता है। इसके बाद परीक्षण और मूल्यांकन की गलतियां। कई बार लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षण सही ढंग से नहीं किया जाता। इसमें प्रश्नों का उत्तर बहुत कठिन या बहुत आसान होना, परीक्षण का समय सही ना होना, मूल्यांकन में त्रुटियां होना शामिल है। यह चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कम कर देता है। अगला है आपका प्रतिस्पर्धा और दबाव। अधिक संख्या में उम्मीदवार होने पर चयनकर्ता पर दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण उम्मीदवारों का सही मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। कभी कभी बाहरी दबाव जैसे राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव जो है चयन प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। यानी कभी कभी आपने कोई फॉर्म निकाला, उसमें जो है बहुत से लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, तो इससे भी आप लोगों को जो है चयन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद है संचार की कमी। कई बार उम्मीदवार और संगठन के बीच स्पष्ट संचार नहीं होता। इससे उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया की स्थिति या परिणाम की जानकारी नहीं मिल पाती। यह असंतोष और भ्रम पैदा करता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि चयन की प्रक्रिया में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। पहली बाधा थी अधूरी जानकारी और गलत सूचना, साक्षात्कार में पक्षपात, योग्यता और अनुभव का असंतुलन, परीक्षण और मूल्यांकन की गलतियां, संगठनात्मक बाधाएं, प्रतिस्पर्धा और दबाव और संचार की कमी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संगठन की सफलता और विकास में सीधे योगदान देती है। सही उम्मीदवार का चयन संगठन को दक्ष और उत्पादक बनाता है, लेकिन चयन में आने वाली बाधाएं इसे कठिन बना देती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए संगठन को पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, योग्य और निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए और उम्मीदवारों से सटीक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि चयन का अर्थ समझाइए, चयन में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हमने देखा चयन क्या है। तो चयन का अर्थ होता है सही व्यक्ति को सही काम के लिए चुनना। इसके बाद चयन में आने वाली बाधाएं देखी। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है तनाव को परिभाषित कीजिए और तनाव प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमको बताना है कि तनाव क्या होता है और तनाव को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो तनाव एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति किसी कठिनाई, दबाव या चुनौती का सामना करता है और उसे संभालने में असमर्थ महसूस करता है।
यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, चाहे वह पढ़ाई करता हो, नौकरी करता हो, या फिर पारिवारिक समस्याएं हो, या फिर वित्तीय परेशानियां हो, या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं हो, या फिर सामाजिक दबाव हो। तनाव तब होता है जब हमारी मानसिक और शारीरिक दक्षता यानी क्षमता किसी परिस्थिति को संभालने में असमर्थ होती है। तो तनाव क्या है? तनाव एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति किसी कठिनाई, किसी दबाव या चुनौती का सामना करता है और उसे संभालने में क्या करता है, वो असमर्थता महसूस करता है। यानी कोई ऐसा काम मिल गया जो वो नहीं कर सकता है, उसके कारण जो है उसको तनाव हो सकता है। तनाव को सरल शब्दों में इस तरह समझा जा सकता है, यह वह अवस्था है जब हम किसी समस्या या चुनौती को लेकर अत्यधिक चिंता या दबाव महसूस करते हैं। तनाव के कारण हमारे शरीर में हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनलिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमारी सोच, भावनाएं और व्यवहार प्रभावित होते हैं। अब देखते हैं तनाव के लक्षण तीन प्रकार के होते हैं। शारीरिक लक्षण जैसे सिर दर्द होना, नींद ना आना, थकान, पेट दर्द, हार्ट रेट बढ़ना। मानसिक लक्षण क्या होंगे? चिंता, डर, चिड़चिड़ापन, अवसाद, ध्यान केंद्रित ना कर पाना। इसके बाद व्यवहारिक लक्षण अधिक या कम खाना, शराब या धूम्रपान का बढ़ जाना, काम में रुचि ना होना। ये सारे जो तीन लक्षण हैं ये तनाव के लक्षण होते हैं। शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण और व्यवहारिक लक्षण। अब देखते हैं तनाव प्रबंधन की तकनीकें क्या हैं। तो तनाव को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे व्यायाम करना, शारीरिक गतिविधियों से जैसे दौड़ना, योग, तैराकी या साइकिल चलाना जो है तनाव को कम करने में मदद करता है। व्यायाम से हमारे शरीर में एंडोफिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है जो मन को खुश और शांत बनाता है। इसके बाद दूसरा काम कर सकते हैं हम लोग, ध्यान और योग को बढ़ावा दे सकते हैं। ध्यान और योग मानसिक शांति देने में मदद करते हैं। नियमित ध्यान करने से हमारी सोच स्पष्ट होती है और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। योग के आसन और प्राणायाम शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते हैं। इसके बाद हम लोग सकारात्मक सोच को अपना सकते हैं। तनाव कम करने के लिए नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाना जरूरी है। मुश्किल समय में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से समस्या का हल आसान लगता है और चिंता कम होती है। इसके बाद है समय प्रबंधन। तो अक्सर समय की कमी के कारण तनाव बढ़ता है और अपने कामों को योजना के अनुसार करना, प्राथमिकता तय करना और समय पर कार्य पूरा करना तनाव को कम करता है। यानी आपको जो काम दिया गया अगर आप लोग उसको समय पर कर लेंगे तो आपका तनाव कम हो जाएगा। संगठन और समर्थन, परिवार और मित्रों से बातचीत करना, अपनी समस्याओं को साझा करना मानसिक दबाव को कम करता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने से मानसिक शांति मिलती है। मान लीजिए आपके पास कोई टेंशन है या फिर आप कोई बात जो किसी का शेयर नहीं करना चाहते, अगर आप कोई भरोसेमंद व्यक्ति है, अगर आप उसके साथ शेयर यानी कि साझा करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद है संगीत और हॉबीज, यानी संगीत सुनना, चित्रकला या लेखन में कोई भी शौक अपनाना तनाव कम करने में मदद करता है। इससे मन की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाती है और तनाव दूर होता है। इसके बाद है सकारात्मक जीवन शैली, यानी संतुलित आहार करना, पर्याप्त नींद लेना, शराब और धूम्रपान से दूरी बनाए रखना, नियमित जीवन शैली अपनाना तनाव को नियंत्रित करता है। इसके बाद सांस लेने की तकनीक, गहरी सांस लेना, धीरे धीरे सांस छोड़ना, प्राणायाम करना, ये तकनीकें तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं और तनाव को कम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया तनाव क्या होता है, तनाव के लक्षण क्या होते हैं और तनाव प्रबंधन की तकनीकें कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो तनाव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन इसे अनियंत्रित छोड़ना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी जो तनाव होता है वो हमारे जीवन का सामान्य हिस्सा है, ये सभी को होता है, कोई किसी पर्सनल को नहीं होता। तनाव सभी व्यक्ति को होता है, लेकिन अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तनाव को पहचानना और उसे समय पर प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। व्यायाम, योग, ध्यान, सकारात्मक सोच और समय प्रबंधन जैसी तकनीकों को अपनाकर हम तनाव को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ संतुलित जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ आपके पेपर कोड बीपीसीएस 187 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो है क्लास की अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।